I think if you're building a brand, if you have a communication tool through social media, like most of my companies do, then it's about what we want them to see. Company is really amazing. This is Vivek Oberoi of 400 people here in Dubai with the kind of events you've curated, making us Indians feel very proud. ये पूरी कहानी घटी है for joy, for prosperity. वो कार्मिक साइकिल है, आप लोगों को रुलाओगे तो वो आपको रुलाएगा। 2025 से I'm planning 3 films, so we're planning Masti 4 and next year we should have that. 2 और पिक्चरें प्लान की हैं। आपका प्रोजेक्ट आ रहा है एक्वा आर्क। All these apartments are between 1900 dirhams per square foot to 2500 dirhams per square foot. गर्मा गर्म चाय भीगी हालत में गर्मा गर्म वड़ा पाव एक्स्ट्रा मस्का डाल के दबा के It's a very dark place that you can get to in life. I've been there. I've been at that edge of darkness. It's not that I haven't thought of things that Sushant did. It's not that I haven't cried. Why is this happening to me? I sat on the floor, put my head on my mom's lap like a baby and cried. I said, why is that happening to me? And she asked me only one thing. She said, Beta, when you were winning those awards, when you're getting all the glory, all the fame, all the love, did you ask Bhagwan, why me? And that clicked. Tribute to Srimant Dagadu Shet Halwai Ganpati ji. आइए मिलवा दें आपको विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय, थैंक यू सो मच। विवेक आनंद ओबरॉय, जिन्हें बॉलीवुड में और उनके फैंस भी विवेक ओबरॉय के नाम से जानते हैं। एक ऐसे एक्टर जो बॉलीवुड के सुपरस्टार बनते बनते रह गए। एक ऐसे एक्टर जिनकी मूवीज़ देखना पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। एक ऐसे एक्टर जिनका स्क्रीन प्रेजेंस मुझे काफ़ी पसंद है। फिर चाहे वो उनकी पहली फिल्म कंपनी का चंदू हो, साथिया फिल्म का आदित्य हो, शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म का माया भाई हो, क्रिश 3 का काल हो, या फिर मलयालम फिल्म लूसीफर का बॉबी उर्फ बिमल नायर हो। इन सभी फिल्मों में विवेक ओबरॉय ने जो परफॉर्मेंस दिए हैं वो यादगार बन गए हैं। पर आज अचानक विवेक ओबरॉय पर बात क्यों हो रही है? बात इसलिए हो रही है क्योंकि बंदे ने ये साबित कर दिया है कि उसमें कुछ बात है। रिसेंटली विवेक ओबरॉय ने एक गाड़ी खरीदी जिसका नाम है रोल्स रॉयस कलनहन। इस गाड़ी की कीमत 12 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है। विवेक ओबरॉय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जहां वो अपनी फैमिली के साथ अपनी नई गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। जैसे ही विवेक ने ये वीडियो शेयर किया, ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि वो उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन गया। इससे पहले भी बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स ने रोल्स रॉयस खरीदी है, लेकिन विवेक का करियर उनके कंपैरिजन में उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो लोगों के दिमाग में ऑब्वियसली ये सवाल आया कि आखिर विवेक इतनी महंगी गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम में से कुछ लोग ये तो ज़रूर जानते होंगे कि विवेक एक बिजनेसमैन भी है, पर हम में से शायद ही कोई ये जानता था कि विवेक ओबरॉय ने इन 20 सालों में अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। विवेक ने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो 12 करोड़ की कार बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। विवेक ओबरॉय ने 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से अपना फिल्म करियर शुरू किया। इस फिल्म में विवेक ओबरॉय का परफॉर्मेंस देखकर लोग ये कह रहे थे कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। लोग ये कह रहे थे कि बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल गया है। इस फिल्म में विवेक अजय देवगन पर भारी पड़ गए थे। अजय देवगन से ज़्यादा लोगों को विवेक ओबरॉय का परफॉर्मेंस इस फिल्म में अच्छा लगा था। इसके बाद आई फिल्में जैसे कि साथिया, मस्ती, ओमकारा, शूट आउट एट लोखंडवाला, ये सारी फिल्में हिट रही और इन सारी फिल्मों ने विवेक ओबरॉय का नाम बड़ा बना दिया और लोग ये कहने लगे कि विवेक ओबरॉय विल बी द टॉप बॉलीवुड स्टार। और उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर डाल दिया। ऐश्वर्या राय के साथ उनका रिलेशनशिप और सलमान खान के साथ उनका वो इनफेमस पैट उनके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो गया। उसके बाद आई विवेक ओबरॉय की काफ़ी फिल्में नहीं चली और धीरे धीरे उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना भी बंद हो गया। ऐसा कहा जाने लगा कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बायकॉट कर दिया था और इस बायकॉट के पीछे कौन था ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। वो कार्मिक साइकिल है, आप लोगों को रुलाओगे तो वो आपको रुलाएगा, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओगे तो वो आपको मुस्कुराहट लाएगा। इस सब के बावजूद विवेक ओबरॉय ने काम करना जारी रखा। रक्तचरित्र और लूसीफर जैसी तेलुगु और मलयालम फिल्मों में उन्होंने काम किया और इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज से उन्होंने OTT पर भी अपनी जगह बनाई। लेकिन विवेक ओबरॉय का करियर फिर से पहले की तरह ट्रैक पर नहीं आया। लेकिन लगता है कि विवेक ओबरॉय को इस बात से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई।
अब लोगों के लिए ये चौंकाने वाली बात हो सकती है कि विवेक ओबेरॉय इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स में से एक है। फिलहाल के समय में विवेक ओबेरॉय इंडिया के टॉप 15 रिचेस्ट एक्टर्स में आते हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, जैसे कि द स्टेट्समैन की एक रिपोर्ट्स के अनुसार विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए की है। असल में विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ रिसेंट के कुछ सुपरस्टार्स जैसे कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अल्लू अर्जुन, प्रभास और यहाँ तक कि द बिगेस्ट सुपरस्टार रजनीकांत से भी ज़्यादा है। और सवाल यही है कि आखिर विवेक ओबेरॉय ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जहाँ से उन्होंने 1200 करोड़ की नेटवर्थ बनाई है। अगर आपको लग रहा है कि फिल्में ना चलने की वजह से विवेक ओबेरॉय ने अपना नसीब बिजनेस में आजमाया, तो ऐसा नहीं है। विवेक ओबेरॉय को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लेसन्स उनके बचपन में ही मिले हैं और ये लेसन्स उन्हें मिले हैं उनके फादर सुरेश ओबेरॉय से, जो कि बॉलीवुड के एक रिनोन्ड एक्टर है। 10 साल की उम्र का था जब पिताजी ने, आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट डैड को जाता है, समर हॉलीडे में कहा कि भाई हम हॉलीडे 1 महीने बाद जाएंगे, पहले जो ये 4 हफ्ते हैं ना तुमको कोई आज सिखाना है, डायरी लेके आओ और लिखो। और मुझे ना परफ्यूम्स की इन्वेंट्री ला के दी उन्होंने। तो परफ्यूम्स खरीद के ला के दिया मुझे, बोला ये इन्वेंट्री लिखो, स्टॉक लिखो पूरा, कितने हैं, तुम कितना इसके ऊपर बेच पाओगे वो तुम्हारा है, ये तुम्हें अपने सप्लायर को रिटर्न करना है पैसे, यानी कि पिताजी को। सेल्स सीखो, बिजनेस के कॉन्सेप्ट सीखो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एट दैट टाइम। तो मैं गाँव मतलब घर घर जाके साइकिल पे अपने निकल जाता था, स्कूल बैग, छुट्टियाँ थी तो स्कूल बैग में इन्वेंट्री डालता था, मर्चेंडाइज डाल के जाके लोगों के यहाँ नॉक करता था, गलतियाँ की, बहुत सीखा। बट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 करते करते बाय द टाइम 15 आइडिया ऐसा लग गया था कि मैं स्टॉक मार्केट पे चला गया। आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस, छोटे। आगे चल के एक अपनी खुद की कंपनी बनाई, एक टेक कंपनी उस जमाने बनाई जो 19 साल का था, 22 की उम्र में प्रॉफिटेबली बेचा कंपनी को, पहली कंपनी को। व्हेन आई वाज हैविंग अ डिफिकल्ट पीरियड इन माय लाइफ, यही एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे लगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं खुद कुछ कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स। वहाँ से दोबारा जर्नी शुरू हुई। फिल्मों में आने से पहले भी विवेक ओबेरॉय छोटे मोटे बिजनेसेस करते थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते थे। और जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तब भी उन्होंने बिजनेसेस को बरकरार रखा। पर जब विवेक ओबेरॉय को ऐसा लगा कि उनकी फिल्में नहीं चल रही है, तो उन्होंने अपना सारा फोकस बिजनेस की तरफ लगाया। और इस दौरान भी विवेक ओबेरॉय के पास काफ़ी फिल्म प्रोजेक्ट्स आए, पर उन्होंने उस वक्त सिर्फ वही फिल्म प्रोजेक्ट साइन किए जिन्हें वो खुद साइन करना चाहते थे, क्योंकि अब विवेक ओबेरॉय को पैसों के लिए फिल्मों में काम करने की ज़रूरत नहीं थी। विवेक ओबेरॉय फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे और अब फिल्मों में काम करना उनके लिए सिर्फ एक पैशन बन गया था। डुगू ने मुझे फ़ोन किया, ऋतिक ने, और उसने कहा कि पापा मिलना चाहते हैं। मैं उनके ऑफिस गया, उन्होंने कहा भाई देखो ये स्क्रिप्ट है, हमने आपको मन में रख के ये कैरेक्टर लिखा है, लेकिन सब कह रहे हैं कि आप करोगे नहीं क्योंकि ये विलन का रोल है। मैं अंकल स्क्रिप्ट तो पढ़ लूँ पहले। तो गुरु अंकल से स्क्रिप्ट ली, पढ़ी, उनके ऑफिस में वहीं बैठे बैठे कॉफ़ी पीते पीते स्क्रिप्ट पढ़ ली। मैंने कहा पागल हूँ मैं जो ये नहीं करूँगा। मैंने क्यों ऐसे, ये क्या एक्साइटमेंट। मैंने कहा स्क्रिप्ट इतनी ब्रिलियंट, आपके साथ काम करने का मौका, मेरे दोस्त के साथ काम करने का मौका, और ऐसा कैरेक्टर मुझे करने मिलेगा ही नहीं लाइफ में कभी। कितने ऐसे सुपर विलन कैरेक्टर आते हैं जो एकदम कॉमिक बुक स्टाइल के, मतलब वो अपनी कुर्सी पे बैठ के ये सब कर रहा है, काल की कायनात में वेलकम, ये सब करने का कहाँ मौका मिलेगा। मैंने कहा ये तो करना ही करना है। अब तो मेरी गलती है क्योंकि मैं बिजनेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, क्योंकि अब जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स की जिम्मेदारी, काम कंप्लीट करने की जिम्मेदारी, एम्प्लॉइज़ की जिम्मेदारी, तो वो मुझे पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना था। तो मैंने इस साल खुद थोड़ा सा बैकफुट लिया कि वेट, ये काम सेटल होने दो। 2025 से आई एम प्लानिंग 3 फिल्म्स, सो वी आर प्लानिंग मस्ट बी 4 एंड नेक्स्ट ईयर वी शुड हैव दैट। तो और पिक्चरें प्लान की हैं। विवेक ओबेरॉय की वेल्थ का बड़ा हिस्सा उनकी प्रीवियस रियल एस्टेट कंपनी कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी करंट रियल एस्टेट कंपनी B&W डेवलपमेंट्स और उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेगा एंटरटेनमेंट से आता है। विवेक ओबेरॉय एक्वा आर्क के भी को फाउंडर है, जो कि एक 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आपका प्रोजेक्ट आ रहा है एक्वा आर्क। All these apartments are between 1900 dirhams per square foot to 2500 dirhams per square foot, except the penthouses. Right. Penthouse was sold for 3180 dirhams per square foot. One is sold, the other one is still to be sold. We have pools for some of the major apartments. The idea is 1900 to 2500 dirhams per square foot, but fully furnished. Amazing. और ये सारे बिजनेसेस दुबई बेस्ड है। इसके अलावा विवेक ओबेरॉय स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के को फाउंडर भी है और कई सारे स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर भी है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय ने कहा कि उनका बिजनेस उन्हें एक्टिंग का पैशन परस्यू करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि एक्टिंग मेरा पैशन है और बिजनेस एक एनेबलर है। विवेक ने कहा कि उन्हें किसी भी लॉबी के सामने झुकने की या फिर कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जो उन्हें पसंद नहीं है, और ये फ्रीडम उन्हें उनका बिजनेस देता है। विवेक ओबेरॉय एक इंस्पिरेशन है उन सारे एक्टर्स के लिए जिनका फिल्म करियर अच्छा नहीं चल रहा है, और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए भी विवेक ओबेरॉय एक इंस्पिरेशन है। हम में से कईयों की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है कि जब ऐसा लगता है कि यार ये वर्कआउट नहीं हो रहा है,
और तब शायद विवेक ओबेरॉय की ये लाइफ स्टोरी आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करे। तो अगर विवेक ओबेरॉय की लाइफ से आपको थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिलता है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।